इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथशाला। अब हम लोग एक मच अवेटेड टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे आज से बात करेंगे। मेरे हिसाब से टोटल 40 टू 45 लेक्चर्स सब्जेक्ट को डिवोट करने चाहिए। 40 टू 45 लेक्चर्स, है ना। देखते हैं कितने दे पाएंगे हम लोग। ये है लेक्चर नंबर 1 और हम लोग बात करेंगे रिलेशन। ठीक है, तो सेट के ऊपर रिलेशन, फिर फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन जब आ जाता है, फिर फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कौन सा एरिया है ये है रियल एनालिसिस। यस सर। है ना। सेट, फंक्शन और सेट को, ठीक है, सेट है मतलब डिफाइंड ऑन 2 वेरिएबल्स, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि कॉम्प्लेक्स डोमेन में डिफाइन है। वहां से जब मामला चलता है तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ मुड़ जाता है पूरा, जो भी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं इस एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज करूं और मैं बोलूं सेट के ऊपर रिलेशन, ठीक है, रिलेशन के ऊपर फंक्शन नहीं, आई मीन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, लेट अस से बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन को कंपोज करूं सेट के साथ, और फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स को सेट विद बाइनरी रिलेशन, और इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करूं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अलजेब्रा की। ठीक है, तो ये है अलजेब्रा का सार मेनली। यानी कि हम लोग किस में कंसर्न है। और एक बात है, रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो रिलेशन जन्म देता है फंक्शन को। अब बाइनरी रिलेशन जो है वो तो एक तरह का, आप ये समझिए कि ठीक है फंक्शन यहाँ भी बनता है, ऐसा नहीं है। होमोमॉर्फिज्म जब आप पढ़ते हैं तो फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, पर ठीक है वो हम रियल से ले सकते हैं, है ना। इसीलिए कभी भी किसी कोर्स में भी डिजाइन करते हुए एनालिसिस के पहले अलजेब्रा नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि जब आप बोलेंगे कि जी से जी प्राइम के बीच में एक मैप है, तो बच्चा बोलेगा मैप क्या होता है। तो पहले एनालिसिस में उसको पढ़ाइए मैप क्या होता है ना। बेसिक सेट थ्योरी जो है वो कोर्स कराए बिना अलजेब्रा नहीं पढ़ा सकते। बेस बाइनरी रिलेशन जब डिफाइन हो जाता है ना, एक रिलेशन जो बाइनरी है, उसके बाद इस सेट के पास कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। मतलब क्यों, व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। यस, ड्यू टू सम रीजंस। अगर आप इस स्ट्रक्चर को किसी बाइनरी रिलेशन पे स्टडी करें तो उसके पास बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत सारी चीजों को, मतलब ऐसा कहें कि जन्म देती हैं तो बिल्कुल सही बात होगी। और उन्होंने पूरा का पूरा एक फील्ड को जन्म दे दिया। आप सोचिए, किसी ने पहली बार सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ट्राई किया होगा और उसको कितना बड़ा स्ट्रक्चर मिला, है ना। और वो फिर कहाँ तक जनरलाइज हो रहा है। सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे पहले वाले पार्ट में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले वाले स्लाइड में, पार्ट में, ये होगा पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स क्या है मैं बता दूंगा। एक सेट और बाइनरी ऑपरेशन से मिलके बनता है ना। तो वो कौन सा सेट होगा, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, कैसे क्या लेंगे, क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो हम सब देखेंगे। और फिर जब मैंने बोल दिया थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, मतलब इट कंटेन्स एवरीथिंग, ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, एवरीथिंग। नाउ पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इसका ही जनरलाइज स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं रिंग थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ रिंग्स। आप कहोगे सर रिंग्स क्या है। तो रिंग्स जो है वो ग्रुप का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो आप कहोगे सर जनरलाइज मतलब क्या, ग्रुप छोटा इतना बड़ा स्पेस है और रिंग इतना बड़ा स्पेस है। मैं बोलूंगा हाँ बोल सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि क्या कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप के पास नहीं है लेकिन रिंग के पास है, ग्रुप के पास नहीं है लेकिन रिंग के पास है। मतलब क्यों, किस सेंस में जनरलाइजेशन है। तो मैं बोलूंगा कि ग्रुप में आप एक ऑपरेशन पढ़ते हैं,
ये सेट G, ये एक बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज ए स्टैंडर्ड नोटेशन. समटाइम्स वी राइट G प्लस और मल्टीप्लिकेशन. बेटर यू राइट दिस ऑपरेशन, इससे आपको वो फालतू की आदतें नहीं पड़ेंगी G प्लस लिखने की, है ना. पता लगा अब प्लस ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग तो जनरलाइज ऐसे लिखते हैं. हाँ, बेटर यू राइट G विद ऑपरेशन. तो अगर आप इस ऑपरेशन में एक और ऑपरेशन जोड़ दें, यानी कि एक साथ दो बाइनरी ऑपरेशंस को स्टडी करें, पहले के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो है रिंग्स. ऑफ कोर्स मोर जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर. देन पार्ट 3 है फील्ड थ्योरी. फील्ड थ्योरी क्यों जरूरी है फील्ड थ्योरी? क्योंकि अच्छा, बिना जमीन के कोई घर बन सकता है, कोई बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती. इसका मतलब थ्योरी ऑफ फील्ड्स, इसका मतलब ये है कि कौन सी कैसी कैसी फील्ड्स होती हैं, कैसी कैसी जमीन होती है, उस पर कैसे कैसे घर बनते हैं, पता होना चाहिए ना. जैसे द काइंड ऑफ सॉइल और द काइंड ऑफ फील्ड्स you may get in let us say Uttar Pradesh, they might be different from what we get in Andhra Pradesh. तो क्या सेम इंजीनियरिंग वहां काम करेगी? नहीं. फर्स्ट यू नीड टू स्टडी द सॉइल, द फील्ड, अंडरलाइंग फील्ड जिस पे बिल्डिंग बनानी है, कहाँ बन रही है वो भी बनाए. इसका मतलब है कि फील्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. फील्ड से के नॉलेज से आप कहाँ पहुंचते हैं? वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा. अगर आपको फील्ड के बारे में आइडिया ना हो तो कैन यू टॉक अबाउट वेक्टर स्पेसेस? यस और नो? आपसे पूछ रहा हूँ. No. ऑफ कोर्स No, sir. वी नीड अंडरलाइंग फील्ड्स टू स्टडी वेक्टर स्पेसेस. अब वेक्टर स्पेसेस क्या है? वो अब यहाँ पे ग्रुप यानी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, और वेक्टर स्पेस में क्या है? एक सेट है जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें होना चाहिए. दैट्स इट, ओनली सिंगल प्रॉपर्टी. एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन शुड बी इन द स्ट्रक्चर. वो हमने लीनियर अलजेब्रा में अच्छे से एक्सप्लोर किया. इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए पहले कि कोई चीज हम क्यों पढ़ते हैं, आगे रिसर्च में जाएंगे या इंटरेस्ट डेवलप करना है. टीचर का काम है आपका इंटरेस्ट डेवलप करा के देना, है ना, समझा देना ऐसे कि बुक्स मटेरियल जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आप पढ़ लें, है ना. इसीलिए अगर आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया तो आप इतने मैच्योर हैं, मास्टर्स लेवल पे इतने लोग मैच्योर होते हैं कि वो बुक्स और नोट्स की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं. हमें बार बार उनको पोक करने की और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना. तो अब पहले हम लोग ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. कोशिश करूंगा 15 लेक्चर, क्योंकि इस पे अननेसेसरली बहुत ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है. सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है, पर ठीक है, कोई आइडिया हो या चाहे ना हो, हम लोग इसमें 15 लेक्चर में समाप्त करेंगे. और मैं कोशिश करूंगा 15 या 20 भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, 15 से 20 लेक्चर. मैं कोशिश करूंगा कि 15 लेक्चर यहाँ लिए जाए. रिंग्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है. 15 लेक्चर, 5 लेक्चर इस पे मतलब क्वेश्चंस के साथ, ठीक है. सो इट विल कंटेन अराउंड 40 लेक्चर्स एज वी हैव प्रॉमिस्ड, 40 लेक्चर्स. आगे बढ़ते हैं और पहली चीज सीखते हैं इसकी, जो है सेट. आप कहोगे सर एनालिसिस हम भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है एक सेट क्या है. we already know set is a collection of well defined objects. मैंने आपको डिकोड करके बताया था कि well defined का मतलब क्या है. सीधा सा मतलब है कोई घर है, उसमें पार्टी चल रही है, आप वहां के दरबान हैं, आपको एक डेफिनेशन दी गई है कि इसको अंदर लेना है, इसको अंदर नहीं लेना है. लेट अस से कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स. तो आपको एक मैप दे दिया गया कि 2n, देख लेना 2n टाइप का है कि नहीं. 4 आया, आपने कहा रे चलिए चलिए पार्टी अंदर एंजॉय करिए. 6 आया, आपने कहा ओहो ओके ओके चलिए एंजॉय करिए. 7 आया, आपने कहा सुनो नहीं, आपके पास कार्ड नहीं है, शो मी योर कार्ड. कार्ड पे लिखा था 2n+1. आपने कहा नहीं, ये आपकी पार्टी नहीं है, आप कहीं और जाइए. यानी कि आप अच्छे दरबान है ना, और आपने ये समझ लिया कि सेट कैसे डिफाइन होता है. मतलब एक डिफाइन डेफिनेशन आपको दे दी गई, आपको पता है कि कौन से एलिमेंट्स को अंदर लेना है, कौन से एलिमेंट्स को नहीं. तो सेट के बारे में जानकारी है. इसी सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है. अब रिलेशन क्या होता है? देखिए, फंक्शन का वीकर फॉर्म, यहां लिखते जाऊंगा, वीकर फॉर्म ऑफ फंक्शंस, वीकर फॉर्म ऑफ फंक्शंस. वीकर फॉर्म क्यों बोल रहा हूं?
वीकर और स्ट्रॉन्गर के बारे में समझ लीजिए। देखिए वीकर का मतलब यह है कि कोई बहुत जल्दी रिलेशन बन जाता है, लेकिन उसको फंक्शन बनने के लिए कुछ और एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब जाके वो फंक्शन बनता है। तो फंक्शन होना एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है और रिलेशन एक वीकर कंडीशन है एज कंपेयर टू फंक्शन, यस, क्योंकि जल्दी हो जाता है। तो कोई चीज लेस अज्यूमशंस के साथ, लेस कंडीशंस के साथ अज्यूम हो जाए तो होती है वीक रिजल्ट, है ना। और किसी में अगर आपको, या ये बोलूं वीकर फॉर्म, है ना, और अगर आपको बोलूं कि और कंडीशंस की जरूरत है, दैट इज स्ट्रॉन्गर फॉर्म, स्ट्रॉन्गर नोशन, है ना। सो दिस इज, यानी कि एक बार फंक्शन हो गया, क्यों इसको स्ट्रॉन्ग, एक बार फंक्शन हो गया तो ये अपने आप ही हो गया रिलेशन। तो अब देखेंगे कि क्यों एक वीकर फॉर्म है, मतलब जल्दी रिलेशन होना आसान है, ढेर सारे रिलेशन बन जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर ए टू बी आपको रिलेशन बनाना है, इसकी कार्डिनलिटी है n, इसकी कार्डिनलिटी है n, टोटल कितने फंक्शन बनेंगे बताइए। n to the power n, sir. n to the power n to the power, Codomain to the power domain. एग्जैक्टली, कोडोमेन। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से यहां आप एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे, दैट विल बी बिगर देन दिस, यानी ज्यादा रिलेशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या है हम लोग देखेंगे। जैसे फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, फंक्शन का मतलब होता है फॉर एवरी एक्स देयर शुड बी यूनिक वाई, है ना, या फिर यूनिक इमेज, सिंपल सी बात है। इनपुट कोई भी हो, इमेज यूनिक आनी चाहिए, इमेज दो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसमें अगर आप x इक्वल टू 4 डाल दें तो प्रॉब्लम है, क्यों, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2, इसलिए नॉट अ फंक्शन। लेकिन रिलेशन हो सकता है, स्क्वायर रूट होना मतलब लेट अस से x इज रिलेटेड टू y सच दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन हो जाएगा। क्यों, वहां ये यूनिकनेस ऑफ y इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। तो रिलेशन को समझ लेते हैं, मतलब somehow you are connecting two sets, so a relation from A to B is a subset of A cross B. A cross B क्या होता है, ये सेट है A, ये सेट है B, ये पूरा डोमेन आपका A क्रॉस B है, यानी द प्लेन क्रिएटेड बाय A एंड B इज नोन एज A क्रॉस B। A क्रॉस B में आता कौन है, A क्रॉस B में आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, A आ रहा है, सॉरी A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B, सिंपल, ठीक है, B belongs to capital B. So here is this case. So a relation from A to B is a subset of A cross B. इसका मतलब क्या है कि हर सबसेट पे एक रिलेशन बनाया जा सकता है ना, तो जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आपको ये सिर्फ पता करना है कि टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो कितने सबसेट होंगे A क्रॉस B, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर लेटर से इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स, टोटल n square, sir. हाँ यस, मैं 2 to the power n लिख सर, n into n, और टोटल सबसेट तो कार्डिनलिटी और 2 रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, तो 2 Yes, to sir. the power n स्क्वायर, ये है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन A एंड B। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रॉम A टू B, so total number of relations from a set A to B are 2 to the power n square। कैसे, A क्रॉस B के सबसेट होते हैं। अब मैं ये समझा देता हूं कि A क्रॉस B के सबसेट कैसे होते हैं। जैसे मान लो एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया, x is related to y if y is equal to x square, ठीक,
तो अब मुझे बताइए कि क्या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके ठीक है, तो क्या मैं ये रिलेशन r प्लस, ठीक है, सॉरी r टू r डिफाइन कर सकता हूं, या मैं बोलूं r टू r माइनस, क्या ये रिलेशन डिफाइन होगा? क्या y जो मैं r माइनस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कभी आएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा ये। समझ रहे हैं? तो अब वो कहाँ हो पाएगा? तो देखिए, जहां x और y इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी कि आपको जो इस सेटिस्फाई करेगा, लेट अस से या x, if you take x equal to 2, then y equals to 4 you will get. X equal to minus 2, y equal to what you are getting? 4 again. इसका मतलब 2 is related to 4, minus 2 is related to 4. एक और पेयर बताइए फटाफट, क्विक। 3 is related to 9 sir. एग्जैक्टली, 3 is related to 9। अगर -3 एक और तरीके से लिखना हो, क्योंकि आप जानते हैं इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, r क्रॉस c को जब r क्रॉस r के रिस्पेक्ट में देखा गया तभी इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना, a क्रॉस b क्या बनाता है? पूरा प्लेन क्रिएटेड बाय दीस टू। एक r यहाँ मिलाया, एक r यहाँ मिलाया, और इन दोनों ने मिलके प्लेन बनाया, उसको कहा गया r क्रॉस r, एंड दिस इज सिमिलर टू c। तो विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखेंगे 2,4, ये है -2,4, 3,9। अब ये सब एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं बताइए? ये सब आ तो रहे हैं a क्रॉस b से ना। लेटर से पहला वाला r है और दूसरा वाला r है, तो इसका मतलब ये सब सबसेट है किसके? r क्रॉस r। समझ पा रहे हैं? दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट। और इसलिए इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, आप कोई ना कोई रिलेशन जरूर डिफाइन कर सकते हैं, कोई ना कोई रिलेशन जरूर डिफाइन कर सकते हैं। कोई क्यों? रिलेशन में यूनिकनेस का थोड़ी ना कोई रोल है, कोई रोल नहीं है। यानी कि कैन यू डिफाइन अ रिलेशन लाइक दिस, x is related to y if x equals to y square or y equal to square root of x? बिल्कुल, यस, फुल ग्रीन सिग्नल है, दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, ठीक है। कितने तरह के रिलेशन होते हैं? सॉरी, 3 तो स्टार्ट करेंगे, नहीं 3 नहीं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव 8 रिलेशन होते हैं, ठीक है। उनको हम धीरे धीरे समझेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि इफ a, b बिलोंग टू द रिलेशन r लिखूं या s लिखूं बताइए, क्योंकि r मतलब रियल लाइन से कंफ्यूज ना हो जाना, बस s लिख देता हूं। देन a should be equal to, ओके, मैंने स्टार्ट किया रिफ्लेक्सिव से, ओके, a रिलेटेड टू a, ठीक है। मतलब a मस्ट बी रिलेटेड टू a। अगर मैं लिखूं, एक रिलेशन लिखता हूं y इक्वल टू x प्लस 1, x इज रिलेटेड टू y इफ y इक्वल टू x प्लस 1, बताइए क्या कोई नंबर a से रिलेट कर पाएगा? क्योंकि a को a से रिलेट करने के लिए नहीं सर, a प्लस नहीं आ पाएगा। नहीं ऐसा कभी हो नहीं नहीं पाएगा। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड अगर मैं बोलूं, आज जाएंगे 12th क्लास का एनसीईआरटी उठाएंगे, रिलेशंस के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिए, जो ग्रास रूट से प्रिपेयर करेगा आखिरी में वही जीतेगा। एग्जाम्स तो बहुत समझ लीजिए कि माइन्यूट चीज है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपको पढ़ाना है अल्टीमेटली जा। सो इफ लेट अस से आप एग्जांपल दिया कि a is related to b if and only if a is a proper subset of b, a is a proper subset of b, ये ऐसे ऐसे किया और इसको कैंसिल कर दिया, दिस इज प्रॉपर सबसेट। तो बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है?
नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? नहीं आ पाएगा। कि हाँ, कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट थोड़ी हो सकता है, लेकिन अगर मैं कह दूं A इज रिलेटेड टू B इफ A is a subset of B, simple, तो yes this is reflexive। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक सेट अपना तो सबसेट होता ही है ना, प्रॉपर थोड़ी कहा गया इस बार। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है सिमेट्रिक। ये भी हम जानते हैं, सिमेट्री हो जिस रिलेशन में, मतलब अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब क्या? मान लीजिए मैंने लिखा है x इज रिलेटेड टू y इफ x इज y स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? y का स्क्वायर, यानी कि 4,1 रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे आएगा। 4,2 आ गया, लेकिन सर बट Yes, sir. क्या 2,4 Yes, sir. इस रिलेशन में आएगा? नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं नहीं सर। sir. मतलब नॉट, No. जहां सिमेट्रिसिटी हो, ठीक है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई गिवन रिलेशन कहां पर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहां पर सिमेट्री है, मतलब एक अगर उठाया a कॉमा बी तो b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो बेकार। सर मतलब उसमें जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर अगर पहला मिल जाए तो उसके उस उल्टा में सिमेट्रिक वाला चीज उसमें मिलना चाहिए, ठीक, उसके रिवर्स करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर अभी आपने ये रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया, तो रिफ्लेक्सिव में सर फाइनल कंक्लूजन के तौर पे क्या रहेगा कि अगर ए क्रॉस बी का कोई हमारे पास रिलेशन मैंने उठा लिया तो उसके सभी खुद के एलिमेंट खुद से ही जुड़े हुए वो उसका रिसोर्स वाला सेट क्या होगा? बिल्कुल, जैसे मतलब मैंने खुद के एलिमेंट्स खुद से जुड़े हों। जैसे मुझे क्लियर नहीं हो रहा आप क्या पूछ रहे हैं, बट जैसे 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3। और ये सर 1 2 3 बिलोंग कहाँ से करेंगे, ए में या बी में? नहीं नहीं, अगर आप देखिए, अगर आप रिलेशन ले रहे हैं किसी सेट पे ऑन ए, तो इसका मतलब ये ए क्रॉस ए पे रिलेशन है, पहला वाला भी ए में आएगा अच्छा अच्छा अच्छा। और जी जी दूसरा जी, वाला हम भी। मैं वहां से पूछ रहा था सर, ए क्रॉस से नहीं, ये तो ए क्रॉस बी है, फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट बी से। हाँ, तो ये जो है उस तरह से, अगर ए से आप ले रहे हैं ऑन ए, इसका मतलब ऑन ए मतलब ए क्रॉस ए ही होता है, उसमें लेफ्ट राइट दोनों ए जी होता जी है ना। जी यानी कि उसके एलिमेंट, किसी रिलेशन के एलिमेंट कैसे दिखते हैं? टपल के फॉर्म में 2,4 4,2 ऐसे, ठीक है। 10th में 12th में यस बहुत सर, किया यस। होगा, इसलिए मैं उस पर फोकस ज्यादा नहीं करना चाह रहा, बट ये है कि थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें सिखा देता हूँ, क्या पता भूल गए हो आप, है ना, जिसके पूरे चांसेस होते नहीं हैं, नहीं, अच्छा सर, अच्छा है। क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीजें कई बार गायब हो जाती हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है, पहला क्वेश्चन, सिमेट्रिक है, दूसरा क्वेश्चन। आप सर समझ रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन, हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन का है। मतलब हुआ आइडेंटिटी फंक्शन से समझ लो, f(x = मतलब x, x। है, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव लग है रहा है। सर, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी symmetric भी कहेंगे। बोल ही देंगे सर। मतलब सिमेट्रिक है लेकिन हाँ रिफ्लेक्सिव सर, नहीं है। सिमेट्रिक बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव बोल दिया क्योंकि X x इज रिलेटेड टू x, आइडेंटिटी रिलेशन है, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा, कोई आउटपुट है। क्या वो सिमेट्रिक नहीं है? सर है सिमेट्रिक ना भी सर, है। मतलब वो एक्स x एक्स से के x लिए रिलेट करो या वही हो जाएगा, एक ही बात होती है। एक ही बात है ना? रिलेशन तो नहीं है। यस। देखिए, शुरुआत हम कहाँ कर रहे हैं? रिलेशन पे। चिंता मत करिए, बहुत हाई नोट पे खत्म करेंगे, मतलब सर अलजेब्रा आपका सेम क्वेश्चन, सर आपका सेम क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछा था, पीजीटी के इंटरव्यू में सर, अच्छा, ये वाला? एकदम सर वही सवाल। हो, अच्छा, क्या बात है, क्या मैं उस पैनल में था? जोक सब बात। नहीं, जो भी था सर, कहीं ना कहीं से रहा होगा, तो सेम क्वेश्चन सभी अभी आपने बताया, तो
मैं ढूंढ रहा था, मैं क्वेश्चन ये भूल चुका था सर, क्या पूछे थे। तो कई दिनों से सर्च कर रहा था, अभी आपका सवाल से याद आ गया। इसीलिए मैंने बिल्कुल कहा यही कि सर। 12th का एनसीईआरटी कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको अलग अलग बिल्कुल। इंटरव्यूज में, है ना, क्योंकि करियर भी रखना है, मतलब ऑलवेज कीप एन आई ऑन जी, करियर। लर्निंग बहुत अच्छी चीज है, पर करियर भी होना चाहिए, है ना। मतलब ठीक है, कोई तकलीफ है मुझे बताइए, मैं आपको शायद कुछ रास्ता दिखा सकूं। ट्रांजिटिविटी, अब बिल्कुल ट्रांजिटिविटी सर। का मतलब क्या है? तो ट्रांजिटिव, ठीक है, एक्स रिलेटेड टू वाई, y related to some z, then automatically x is related to z, ऐसा होना चाहिए। देखिए, ये लिखना कि x is related to z और ये लिखना z is related to x, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? No. ये नहीं वैसा सर। ही सवाल है नहीं जैसा सर, आपसे पूछा जाए कि 2,1 एंड नहीं सर, 1,2, ऑर्डर पेयर में, क्या ऑर्डर ये पेयर में सेम चीजें हैं? नहीं। नो सर। नहीं। याद रखिएगा, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर को करस्पॉन्ड करते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में ये चीज परमिसिबल नहीं है ना। तो कम से कम इतना जो है देख के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ट्रांजिटिव रिलेशन को देख लेते हैं। ट्रांजिटिविटी का मतलब है x is related to y, y is related to, let us say y is your friend and you are related to y, and y has some other friend is z, then eventually z is your friend, है ना। So the third person will become your friend, ऐसा कुछ ट्रांजिटिविटी में आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है? हाँ सर, हो जाएगा, तीनों ही होगा, इक्विवेलेंस होगा। सर तो आ जाएगा। तीनों ही हो जाएगा, अभी किसी ने बोला कि बैलेंस हो जाएगा। तीनों होगा, तो बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहे हैं, पर पता है मजा आता है जब कुछ टफ चीज पढ़ाओ। खैर, आप भी सोच रहे होंगे ना ये सब, लेकिन अब बेसिक है, ये तो बताना ही है ना। नहीं सर, ये बहुत बढ़िया सर आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। मजा आ गया, मजा। इक्विवेलेंस झटक रिलेशन, गई। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? तो सीधी सी बात है, जो है रिफ्लेक्सिव, जो है सिमेट्रिक, और जो है ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है? जो ट्रांजिशन को सपोर्ट करे। ये ट्रांजिशन है, समझ रहे हैं, ये ट्रांजिशन है, एक ये जनरेशन बीच वाली, ये ट्रांजिट होके आगे जा रही है, तो क्या ये ट्रांजिशन सपोर्ट करता है? मतलब क्या इस ट्रांजिशन में ऐसा तो नहीं है कि पीछे वाली पीढ़ी को छोड़ दिया गया? समझ रहे हैं? तो नहीं कोई सेट ट्रांजिशन में ऐसा तो नहीं है कि पीछे वाले एलिमेंट को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, तो ये हमें नहीं चाहिए, नहीं सर। है ना। अब देखिए, ये जो है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अब कहा जाता है कोई ऐसा रिलेशन जो तीनों सेटिस्फाई करे। कभी आपने सोचा है कि व्हाई दिस इक्विवेलेंस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट? क्यों हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, यानी वन इज रिलेटेड टू वन? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा स्वयं का भी अस्तित्व होना चाहिए, our, है ना, दिस इज आवर एग्जिस्टेंस, सेल्फ एग्जिस्टेंस उस रिलेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा ये है कि सिमेट्रिक, ऐसा तो नहीं है वन साइड किए जा रहे हैं, हम उसके अच्छे दोस्त हैं, वो हमारा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा Symmetric, सर आपने उदाहरण दिया है ना, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब वही मैंने बोला कि क्या लास्ट फर्स्ट जनरेशन जो है, यानी कि लास्ट मोस्ट अपडेटेड जनरेशन, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन को छोड़ के आगे बढ़ रही है, ट्रांजिशन को रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं, है ना। अनफॉर्चुनेटली 21st सेंचुरी में ट्रांजिशन को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, बट देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन भी तब बना था जब ट्रांजिशन सपोर्ट किया गया, है ना। ट्रांजिशन को सपोर्ट करना चाहिए सेट को, पीछे के एलिमेंट को कभी छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। इक्विवेलेंस रिलेशन करता क्या है? व्हाट डज इक्विवेलेंस रिलेशन डज ऑन एनी सेट? क्योंकि देखिए, कोई रिलेशन है जो आपने ए पे डिफाइन किया है, तो ए पे डिफाइन किया है कि मतलब आप समझ रहे हैं कि ए क्रॉस ए के सबसेट्स, दैट रिलेशन विल बिकम ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, या ऐसा कहें कि ये तीनों हमें चाहिए। तो ये करता क्या है? ये जैसे सेट आपने देखा, ये है सेट एस, एक्चुअली ये उस सेट के पार्टीशन कर देता है,
So equivalence relation, इक्विवेलेंस क्लास बना दो। yes, equivalence relation आप देखेंगे इसके पहले अगर आप इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी ड्रॉप कर दें तो प्रॉपर पार्टीशन नहीं आएगी। आप कभी इसको टेस्ट करिएगा, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन implies partition relation on A, partition of A, मतलब वो कुछ क्लासेस में इसको डिवाइड कर देता है, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार क्लास, पांच क्लास, कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे इस सेट पे ये वो रिलेशन डिसाइड करता है ना, कितनी क्लासेस में बांटेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन किसी सेट का पार्टीशन क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। आपसे कह दूं हम कभी बहुत छोटे घर में रहते हैं, है ना, तो ऐसा लगता है कि यार घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक दिन ऐसा रूल आए जिसमें गवर्नमेंट कहे कोई कितना बड़ा भी घर बना सकता है, कोई पैसा नहीं लगेगा। कितना बड़ा बनाओगे, कितना बड़ा बना लोगे। और आपको नहीं लगता कि दिस विल लीड टू डिस्प्यूट्स, क्योंकि आप अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो बगल वाला भी एक्सपेंड कर रहा होगा। Expansion will always lead to disputes, any sort of expansion, whatever it is. ये dispute की तरफ इशारा करता है, और इस dispute के लिए ही प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये जमीन आपकी है, ये जगह आपकी है, ये जगह हमारी है ना, शांति रहती है, हार्मनी रहती है। इसीलिए और दूसरी बात है सेट के रूप में ये कैसे काम करता है। सेट में क्या होता है, इस क्लास के अंदर ढेर सारे एलिमेंट, लेट अस से टोटल 20 हैं और 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं। लेट अस से टोटल 18 एलिमेंट्स इसमें हैं। तो हर क्लास में मान लीजिए 3 एलिमेंट गिरते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 3 3, चलो 2 2 और बढ़ा दो, मान लो आपके पास 30 एलिमेंट है। 30 एलिमेंट हैं। अब मैं कहूं ये है क्लास 1, ये है क्लास 2, ये है क्लास 3। ये किसकी क्लास है, क्लास 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट की, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड दिस इज क्लास 6। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे, मैंने क्लास को स्टडी कर लिया है, आप मुझे किसी भी क्लास से आप पूछे ए, बताओ इस ए के बारे में, इसका ऑर्डर क्या है, ये किसके साथ इनवर्स बनाता है, किसके साथ कॉन्जुगेट करता है, मैं कहूंगा मुझे बस इतना बता दो कि ये कौन सी क्लास है। मैं बता दूंगा, इसके आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। तो ये ज्यादा आसान स्टडी है, या फिर मैं ए को पहले स्टडी करूं, ठीक है, फिर आप एलिमेंट बदल दें 5 मिनट बाद, जैसे एप्सिलॉन बदल दिया करते थे, तो मैं बी को पूरा फिर 0 से स्टडी करूं, फिर बी को स्टडी करूं। एक काम करता हूं, पार्टीशन कर देता हूं इस सेट के, है ना, हर पार्टीशन में कुछ एलिमेंट आएंगे और हर पार्टीशन के एलिमेंट एक जैसा बिहेव करेंगे। ये ब्यूटी है इक्विवेलेंस रिलेशन का और पार्टीशन। ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं इसका ब्यूटी यही है कि हर क्लास का एलिमेंट, यानी कि मेंबर्स ऑफ ईच क्लास, इसको कहते हैं कॉन्जुगेसी क्लास, ठीक है, कॉन्जुगेसी क्लास। अब सब कुछ यही नहीं बताना चाहता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कॉन्जुगेसी के रिलेशन पे करेंगे, तो या फिर ऐसे बोलूं, अभी कॉन्जुगेट शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते, लेट अस रिमूव इट। सो मेंबर्स ऑफ ईच क्लास विल बिहेव आइडेंटिकली। एक क्लास से एलिमेंट उठाया तो कर दिया, यानी कि आपको सिर्फ इतने देखने हैं, तो आपको इसमें 30 एलिमेंट की स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ 6 एलिमेंट की स्टडी करनी है, ठीक है। 6 एलिमेंट मतलब 6 क्लासेस, 6 क्लास की स्टडी और 30, है ना। और अभी मैं 300 कर दूं और इन्हीं 6 क्लासेस में कर दूं, तब आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ 300 की स्टडी, कहाँ 6 की, ठीक है, इट्स अ डिफरेंस। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन को जन्म देता है। किसी भी सेट के पार्टीशन करने हैं, उस पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसके पार्टीशन हो जाते हैं। बहुत फेमस इक्विवेलेंस रिलेशन है, अ वेरी फेमस इक्विवेलेंस रिलेशन, बता सकते हैं, कैन यू नेम इट? अलजेब्रा में बहुत फेमस,
मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, So congruent modulo. एग्जैक्टली, Yes, sir. Congruence modulo. ठीक है। क्या करता है, शॉर्ट में इसको लिख दो रिमाइंडर, Yes, remainder. इससे याद रहेगा क्या, किसी एलिमेंट को किसी नंबर से डिवाइड करें और उसके, अगर आप उसके रिमाइंडर को चेक करें तो रिमाइंडर है सर्टेन ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज, और उन्हीं के बेस पे एक रिलेशन बनाया गया और क्लास डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। मतलब अगर 100 एलिमेंट हैं, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक, और आप उनको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितने से डिवाइड कर रहे हो भाई, 5 से। 5. तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 100 एलिमेंट की स्टडी पहले, या तो आप 100 एलिमेंट की स्टडी करो, या फिर मैं एक तरीका बताता हूँ 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर देख लो, तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। 0 अगर 5 से डिवाइड करने वाला है, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 एंड सो ऑन, इसमें तो 0 रिमाइंडर वाले आ गए। फिर 1, 1. तो 1 किस में आएगा, 1. 6, 11, 1, 16 एंड सो ऑन। 1 भी ले सकते हैं. हाँ बिल्कुल 1 ले सकते हैं, यस। 0 यहाँ भी ले सकते हैं, यस। 2 तो ऐसे ही, 2 में भी, 3 में भी, 7. 3 और 4. क्या रिमाइंडर 5 होगा, नहीं No. सर, 5 से डिविजिबल हो जाएगा. क्योंकि 5 जैसे ही आप कहेंगे रिमाइंडर 5, तो मैं बोलूंगा 5 को रिमाइंडर में डालने की क्या जरूरत है, एक बढ़ा के एक बार डिवाइड कर. जैसे याद करो क्या करते थे कि मान लो कह दिया 5 घंटे और 37 मिनट, 5 hours 37 minutes, मैंने कहा 5 hours 137 minutes, डज इट मेक सेंस। कोई कहेगा एक काम करो सर, इसमें से 2 आवर निकाल लो 7 प्लस hours 17 मिनट्स कर लो, तो ये 7 hours प्लस 17 मिनट्स ऐसे लिख दो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, है कि नहीं। तो अगर मैं कहूं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट 5 इज रिमाइंडर, लेट अस इंक्लूड इट इनसाइड एंड वी से दैट 0 इज रिमाइंडर। एक बार और, जैसे 17 से डिवाइड हुआ था 18 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 18 आ जाएगा कुछ, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, r से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 से r -1 तक, -1 तक मिलेंगे. रिमाइंडर अगर आप डिवाइड करें r से तो ये r -1 तक R जाएगा। -1. तो हर, आप देख पा रहे हैं, अगर मैं ये रिलेशन बनाऊं, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, Yes, sir. इक्विवेलेंस रिलेशन पूछने से पहले धीरे धीरे पूछना चाहिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब अगर हाँ, sir. 5, अगर लेटस से 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 10 इज रिलेटेड टू 10 ना, मतलब फिर 10 भी 5 से रिलेटेड होगा, Yes, sir. ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 is related to 10, why, because both are divisible by 5, 5. so 10 is also related to 5, 5. Yes. let us say Remember, 5 is related to 10 is related to 15, ये भी हुआ. 5 is also Yes, related sir. to, 5 related to 15. हाँ, तीनों है. ठीक है। इसलिए, और अच्छा अगर आप करके देखना, अगर मान लो आप ये ट्रांजिटिविटी छोड़ दो तो आपको 5 और 10 के बाद, है ना, 15 के लिए अलग क्लास बनानी पड़ेगी, झंझट है, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर क्लासेस से अच्छा एलिमेंट स्टडी कर लो। तो कितनी क्लास बन गई, एक क्लास 0 रिमाइंडर की, तो इसको 0 ना लिख के 0 बार लिख देते हैं, एक क्लास 1 रिमाइंडर की, एक 2 रिमाइंडर की, एक 3, एक 4, तो आप पूरे 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को कितनी क्लास में बांट दिया आपने, बताइए। सिर्फ 5 क्लासेस, सिर्फ 5 क्लासेस, और ये आपका पहला ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जो ग्रुप फॉर्म करता है। हम आएंगे सीधे सीधे प्रॉपर्टीज पे, मतलब डेफिनेशन पे भी, बट ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये नोन था आपके लिए। तो उसको क्या कहा जाता है, देखिए ZN विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है, Z। तो Zn के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, एक n से डिवाइड करना होता था, रिमाइंडर होता था, एक 0, 1. 0 का क्लास, 0 नहीं है, एक 1 का क्लास, 1 2 का क्लास, n -1 तक.
और n-1 का क्लास। n-1 तक तो टोटल एलिमेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं n। तो हो गए n। ठीक है, तो कभी भी अब होता क्या है कि ये कन्वेंशंस आपको बुक के स्टार्टिंग में मिलते हैं, फिर वो कहते हैं कि लेट अस टेक इट एज 0 1 2 3 n-1। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बच्चे जो है वो ये वाला स्टेप नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कहते हैं ट्रांजिटिविटी बहुत जरूरी है। वो डायरेक्टली यहाँ जंप कर जाते हैं और उनको लगता है कि Zn is a collection of numbers from 0 to n-1। So do you think these are numbers? नहीं, नो सर, रिमाइंडर्स का ये कलेक्शन तो है। क्लासेस हैं। Yes, Classes they represent है। their respective classes। ये आज का मेरा पहला टारगेट था कि डे 1 आपको Zn से परिचय करा दूं कि वो एक्चुअली दिखता क्या है। तो 0 के अंदर सर मुझे तो सच में पहली बार परिचय हुआ इस तरीके से कॉन्सेप्ट में। मुझे लगा पढ़ता ऐसे पढ़ाता पढ़ा, पहले नंबर थ्योरी में पढ़ा मैंने। हाँ, मुझे लगा था कि किसी ना किसी को जरूर ये अज्यूमशन हुआ होगा कि ये तो 0 से n-1 तक के नंबर्स हैं। नंबर्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते और हैं। सर यह एक और आपने बात बताई सर, अभी यहाँ पे क्लासेस जो डिफरेंट की कि कैसे हम इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं और फिर उनको बना करके मैं जब ये करता हूँ डिफरेंट पार्टीशंस और पार्टीशंस जो हमारे पास बनते हैं सर, उसके भी जेस्ट को सर आज मैं समझ पाया ऑनेस्टली बोलूँ तो। हाँ, मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि मैथमेटिकली जो काम है होता पहले है जी। अलजेब्रा जो है वो शांति से समझी जाए। देखिए साइड बाय साइड आपको इतने सब्जेक्ट्स, और अगर मैं ये भी कहूँ कि सारे मेजर सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सारे मेजर सब्जेक्ट्स आपके हो गए हैं, है ना। तो आप इत्मीनान से बैठ के तैयारी करिए, इसका आनंद लीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। बाकी अपना साइड में मेन सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसीलिए अब अलजेब्रा शुरू किया गया है शांति, शांत वातावरण में, आपको ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन पे ही बात कर रहे थे और आपसे वादा किया था कि 3 रिलेशन से ज्यादा रिलेशन भी होते हैं, चौथा हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया था। एक रिलेशन है चौथे के बाद 5वां है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन पे बात पहले ही हो चुकी है ना। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं fx इक्वल टू x, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे fx इक्वल टू x। छठा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरीथिंग, आइडेंटिटी शब्द से मतलब ही वही। छठा है एसिमेट्रिक। देखिए एंटीसिमेट्रिक भी होता है, एसिमेट्रिक भी होता है। तो पहले Yes, हम sir. लोग एसिमेट्रिक पढ़ लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक ए है। तो देखिए हम लोग तो हिंदी में जब पढ़ते थे, हिंदी यूपी बोर्ड में, तो जहां अ लगा दिया जाता था वो उसका नेगेटिव बन जाता था, निगेशन हो जाता था। yes sir. अशुद्ध। मतलब नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जो है आप लोगों को ये चीज पता है कि नहीं। तो यहाँ पे सामान्य। हाँ, असिमेट्रिक मतलब मैं यही समझा कि एसिमेट्रिक मतलब कुछ वैसा। नहीं। तो एंटी सिमेट्रिक देखिए डिफरेंट चीज, मैं समझाऊंगा दोनों में। पहले डेफिनेशन समझिए। इसका मतलब यह है कि अगर a, b गलती से सेट में है तो बी फिर कॉमा ए नहीं रहेगा, Exactly. होना चाहिए, b, a नहीं रहेगा, होना ही नहीं चाहिए। मतलब एग्जांपल, अगर 1, 2 रिलेशन के अंदर है तो फिर ढूंढो कि कहीं 2, 1 तो नहीं है। ठीक, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, 2, 1 नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं x is related to y if y equal to x plus 1, let us say x plus 1, बताइए। and y equal to let us say x square, बताइए पहला वाला वाला होगा सर, एसिमेट्रिक होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x रिलेटेड टू y माइनस 1, यानी टपल कैसा बनेगा, टपल बनेगा y माइनस 1, 1। तो क्या y माइनस 1 कभी y के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप यहां से देखें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y, y, और ये सेम हो जाते हैं कहाँ, y को 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। ये सिर्फ एग्जांपल नहीं है, जैसे मैं एनालिसिस में भी सिखाता था। ये इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, क्यों, इसने हमें कुछ सिखाया।
कोई बता सकता है क्या सिखाया? दिमाग लगाओ, सोचो। मैं बताता हूँ। इसने ये सिखाया कि एनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन is not asymmetric. can never be Never be asymmetric. asymmetric. इसीलिए मैंने ऐसे लिख भी दिया था ताकि आपको क्लू मिले। ठीक, मतलब अगर x, x जो है वो रिलेशन में है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये x इंटरचेंज कर सकते हो, वो भी उसमें होगा। भाई अगर मैंने कह दिया 1, 1 इसमें है और मैं ये वाला 1 इधर लिख दूं, ये वाला 1, तो वो भी तो है, तो ये वायलेशन नहीं हो गया कि b, a भी उसमें हो गया। इसका मतलब क्लियर है कि a, इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू बी मतलब। यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये रिलेशंस पूछ दिए जाते हैं बिकॉज दीज आर नॉट कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तो असिमेट्रिक या एसिमेट्रिक हमने पढ़ लिया। हम लोग पढ़ते हैं इररिफ्लेक्सिव। अब इररिफ्लेक्सिव से एक चीज मुझे याद आती है, इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ते थे रेगुलर और इररेगुलर, है ना। तो IR जो एक ये मैं बोलूं कि प्रीफिक्स था, वो निगेशन के सेंस में। तो इररिफ्लेक्सिव मतलब negation of reflexive, negation of reflexive मतलब a, should not belong to R. Not belong to R. तो क्या मैं रिमार्क में ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं से कुछ और हो गया। Irreflexive can be asymmetric. Yes, can be asymmetric. ये बन सकता है, क्यों a, इसमें नहीं है। 8 एंटी सिमेट्रिक। अब देखना, अब आपको असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में फर्क समझा दूंगा। ये तो कॉमन हो गया, निगेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, इसमें तो कभी कोई डाउट किसी को नहीं आएगा। इसमें डाउट आ सकता है। देखो इसका डेफिनेशन क्या है कि if a, b S, then b, a should not belong to S unless a equal to b. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आपकी जो आजादी उसने इसमें छीन ली थी। असिमेट्रिक ने क्या कहा था, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका लाइटर वर्जन है। उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो इस टाइप के एलिमेंट की आजादी दे दूंगा, क्योंकि इसमें तो ट्रिवियली सिमेट्रिसिटी आती है ना, नेचुरल सिमेट्रिसिटी नहीं है, इसमें ट्रिवियल सिमेट्रिसिटी है। समझ पा रहे? मतलब ये तो भैया हमने किया नहीं है तो अपने आप ही हो गया, ऐसा वाला, ये तो अपने आप ही सिमेट्रिक था, हम तो मना कर रहे थे। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब है कि a, b को इंक्लूड कर, है ना, यानी कि सिंपल सी बात है, यू कैन इंक्लूड a टाइप एलिमेंट्स। और उसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि इसमें a, b नहीं। तो पहली बार मुझे पता चला कि ये जो हिंदी में पढ़ा गया था वो बहुत दमदार था, अंग्रेजी वाला थोड़ा कमजोर पड़ गया, है ना। ये भी सर आप बहुत दोनों रिसर्च करके रखे हुए थे हम लोगों के लिए। अब बोलेंगे नहीं इसको। असिमेट्रिक, क्योंकि मैंने अपने उसमें ऐसे सीखा था, मुझे इसीलिए कहते हैं। देखिए मेरा सजेशन है, जब तक आप स्टूडेंट हैं जल्दी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस को जल्दी शेयर कर पाए। अगर बड़े हो जाएंगे तो अब आपको सब ट्रिवियल लगेगा, आप कहेंगे अरे रिफ्लेक्सिव नहीं जानते, अभी क्या है, अभी आप जानते हैं कि यार मैं भी एग्जाम देते हुए कई बार भूल जाता हूँ, है ना। तो सही है सर। अब देखिए कल हम लोग सीखेंगे काउंटिंग कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, कौन से रिलेशन का क्या है ना। इक्विवेलेंस रिलेशंस को हमने सीख लिया है। एक अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया है कि पार्टीशन क्लेम करता है। पार्टीशन जो किया करते थे वो पार्टीशन क्या होते हैं? तो पार्टीशन ऑफ एनी नंबर, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, बट पार्टीशन का मतलब ये होता था, पार्टीशन ऑफ एनी नंबर, पार्टीशन ऑफ सेट नहीं, नंबर।
ये अलग चीज थी। हालांकि अलग क्या है, पार्टीशन मतलब पार्टीशन है। जैसे कोई नंबर है 3, 3 को आप कितने टाइप से लिख सकते हैं? तो 3 को आप लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 2। फिर 2 को कितने टाइप से लिख सकते हैं? तो 1 + 1 1 + 1 और 2, सिंपल सी बात है, 3 हो गया। फिर 5 को, तो 5 को ऐसे 7 टाइप्स, P5 is 7, है ना। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, n एलिमेंट्स तक, है ना, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ अ सेट विद रिस्पेक्ट टू विद r एलिमेंट्स, उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, फाइनाइट तक, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, number of partitions of a set with r elements. So P5 is 5, P6 is 7, P5 is 7, P5 is 7. ये चीजें हैं, ये आपको जरूरत पड़ेंगी कहाँ पर? ये आपको पड़ेंगी जब आप SN पढ़ रहे होंगे, तो आपको सीधा PN से नंबर ऑफ क्लासेस पता चल जाएंगे। तब वहां पे आपको PN में लिखवा दूंगा, ठीक है। कुछ 4-5 PN याद रखिए, उतना ही आता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो पता ही कैसे होता है। सो इफ PR is number of partitions, रामानुजन मूवी देखा है किसी ने? उसमें उन्होंने पार्टीशन फॉर्मूला क्रैक किया था, और ब्यूटी ये थी कि इसमें ई और पाई इन्वॉल्व थे। आप समझ रहे हैं? हाँ सर, एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट करके बताया कि इसका पार्टीशन करोगे तो थोड़ा सा चेंज हो गया था वो नंबर, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। हाँ, उन्होंने, देखिए वो मूवी इतना ब्यूटीफुल तरीके से समझाती है कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितना जीनियस आदमी था, कितना बड़ा काम करके गया। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, वो बोले कि अगर इफ यू टच टू 100 इट विल क्रॉस टू मिलियंस, है ना। यस सर, यस। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये 100 से आप इसको अप्रोच कराओ इंफिनिटी, देन यू कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन रामानुजन ने क्या किया था, रामानुजन ने एक फॉर्मूला दे दिया सीरीज के फॉर्म में कि n पुट करो एंड यू विल गेट दैट नंबर। तो लास्ट तक जद्दोजहद इसी बात की थी कि कितना क्लोज है आपका ये फॉर्मूला। और सबसे बड़ी ब्यूटी थी और लोगों को चौंकाने वाली बात थी कि इसमें ई और पाई इन्वॉल्व है। जब आप n को लेट अस से 1 + 2 + n ये जोड़ते हैं तो क्या आता है? n + 1/2 ना। 1 + 1/2। अब मैं इसी में अगर पाई मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको सरप्राइज नहीं लगेगा कि इसके सम में पाई क्या कर रहा है? हाँ। इसीलिए लोग चौंक गए कि पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशन में ई और पाई क्या कर रहा है भाई। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ अ सेट विद r एलिमेंट्स इज, फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या पता आपके कभी काम आए, है ना। Pn + 1 = NC0 P0 plus NC1 P1 up to NCn Pn, ठीक है। अब आप सोचोगे इसका मतलब सर ये फॉर्मूला तो है, बट ये उतना भी जनरल और उतना हेल्पफुल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि n + 1 के लिए n तक के पार्टीशन पता होने चाहिए। मतलब अगर आप P8 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू मस्ट नो P7 तक के पार्टीशन, हाँ, है ना। सो कुछ स्टैंडर्ड पार्टीशंस हैं जो लिख लीजिए, जो काम के हैं, ठीक है। जैसे 0 को अगर करेंगे तो ऑफ कोर्स एक ही तरीका है, 0 लिख दो। 1 को करेंगे उसके लिए भी एक ही तरीका है। 2 के लिए 2 तरीका है, एक 2 + 0 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, और एक 1 + 1। पार्टीशन ऑफ 3 के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। पार्टीशन ऑफ 3 is 5। 1 1 1, यस। सर ये पार्टीशन जब हम करते हैं तो फिर 1 प्लस, आई थिंक नहीं, ये वो नहीं है। P4 is 15। मैं बता रहा हूँ ये क्या है। पार्टीशन ऑफ अ सेट विद एलिमेंट्स 2 विद एलिमेंट्स 3 विद, ये नंबर का नहीं है, सेट का है। अच्छा, सोचो कि P5 तो 7 होता है ना। P4 जो है वो 5 होता है, P3 is 3, है ना। तो वो पार्टीशंस ऑफ सेट, ब्रैकेट में लिखिए नॉट नंबर्स, ताकि कंफ्यूज ना हो, नॉट नंबर्स। नंबर्स वाला नीचे लिख देता हूँ भाई, मैं कहूँ यार तो था P0 1
P1 is 1, P1, P2 is 2, P3 is 3, P4 is 5, P5 is 7, P6 is 11. इतना मुझे याद है, इसके आगे ये सर नीचे जो आपने लिखी वो नंबर्स की हैं, नंबर्स है, ठीक है, और ऊपर जो लिखी है वो एलिमेंट जिसके पास यहाँ पे सेट्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये है A, B, ये है A, B, C, ठीक है। जी सर, 0 एलिमेंट मतलब 5 वाला हो गया क्या, जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो? हाँ, 0 मतलब 5, यस, एक ही तरीका। D, ठीक, एम्प्टी सेट, पार्टीशंस ऑफ नंबर्स, ये है नंबर्स का, ठीक है। जाते जाते एक छोटा सा चीज, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। सर इसके लिए फॉर्मूला नहीं क्या, नंबर्स के लिए, पार्टीशन के लिए? नहीं नहीं नहीं, यही तो रामानुजन कर रहे थे, और क्या है। सेट पे काम नहीं, नंबर्स पे काम कर रहे। फॉर्मूला है बट वो हमारे इतने यूज का नहीं है, उन्हीं का प्रूव किया हुआ है, बट वो हमारे यूज का नहीं हो, ना हम उसको इतनी आसानी से। बाइनरी ऑपरेशन जो है, दैट इज एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए, फर्स्ट डिफाइंड ऑन एक सेट ए। इसमें होता क्या है, कोई भी रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन हो, ये ए क्रॉस ए से डिफाइन होके ए पे पहुंचता है, सच दैट एक्स कॉम्पोजिशन वाई, एक्स भी वाई ए से आ रहा है, वाई भी ए से आ रहा है, शुड बिलोंग टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा, जैसे कि मैं कुछ ऐसा डिफाइन करूं, नेचुरल नंबर पे सब्ट्रैक्शन, नेचुरल नंबर विद सब्ट्रैक्शन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? पीओ, आंसर इज नो, नहीं है। 2 और 3 ले लीजिए, बीच में माइनस लगाइए, ये सेट से बाहर हो जाएगा, -1 आ जाएगा, वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि अगर कोई सेट ऐसा हो कि उसमें कोई भी ऑपरेशन आप लगाओ और कोई भी एलिमेंट कंपोज करो, तो वो उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, वो इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मतलब होता है, समझ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो, इसलिए हम बाउंड्री ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं। तो कहीं भी, जहां कहीं भी हमें ये डर होता है कि ये जो है, ऐसा ना हो कि सर्कस दिखाते दिखाते बंदर जो है वो भाग जाए, है ना, तो एक लाइन खींच दी जाती है कि इसके बाहर जो है नहीं जाना चाहिए, तो हाथ में एक डोर रखता है, बस ये डोर है, इतने में घूमते रहो, ऐसे 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 ऐसे। तो बाउंड्री, जहां कहीं भी आपको लिमिटेशन चाहिए, ये बाउंड्री। तो अब मैं पूछूं कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं अगर सेट की कार्डिनलिटी है n, तो बताइए हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस? हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस? बहुत आसान है, इसको देखिए, 2 to the power cardinality of A cross A. n to the power n square, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, n to the power n square। और वो सर बाइनरी ऑपरेशन जो हम डिफाइन करते हैं वो एक फंक्शन ही ना है सर। एग्जैक्टली, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक फंक्शन है, यूनिक वैल्यू देता है ना, एक फंक्शन है। तो बेसिकली आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन, एवरी फंक्शन डिफाइंस अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि फंक्शन की शर्त क्या होती है? कोडोमेन से बाहर ना जाना, यूनिक आउटपुट देना, है ना। बेसिकली जो फंक्शन होता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन ही होता है। तो यहाँ पे लिखिए एवरी फंक्शन डिफाइंस अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर आपको डिफरेंट बाइनरी फंक्शन चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, तो डिफरेंट फंक्शन, तो डिफरेंट फंक्शन corresponds to different binary operation, different binary operation, ठीक है। So yes, this is all about introduction of group. Thank you so much for joining. See you all tomorrow.